नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। बैठक में कई समझौते होने की संभावना। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत कतई जिम्मेदार नहीं। कहा, जलवायु परिवर्तन हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा। और देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.84% हुई। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक हुई। मध्य एशिया के किसी देश के साथ ये भारत की पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक थी। इसमें दोनों नेताओं ने कोविड महामारी के बाद के दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान 2 समृद्ध सभ्यताएं हैं जिनके बीच प्राचीन काल से ही संपर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय चुनौतियों और संभावनाओं की समझ के बारे में दोनों देशों की सोच में काफी समानता है। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान की चिंताएं समान हैं। उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं। हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है। हम सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई, स्वामित्व और नियंत्रण में हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अफगानिस्तान में एक ऐसी शांति बहाली प्रक्रिया के समर्थक हैं जो पूरी तरह से अफगानिस्तान के नेतृत्व और नियंत्रण में हो। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर भारत मध्य एशिया संवाद की पहल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के साथ भारत और उज्बेकिस्तान की आर्थिक साझेदारी और मजबूत हुई है। भारत उज्बेकिस्तान के साथ विकास साझेदारी को और भी बढ़ाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्बेकिस्तान की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के लिए भारत अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं जो उज्बेकिस्तान के लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। श्री मोदी ने कहा कि कृषि पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा साझेदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत आधार बन रही है। दोनों की सशस्त्र सेनाओं के बीच पिछले वर्ष पहली बार संयुक्त अभ्यास किया गया। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे को सहयोग दिया। कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है, चाहे दवाइयों की आपूर्ति के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लौटाने के लिए। हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है।
श्री मिर्जियोयेव ने कोविड महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। हाल के वर्षों में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श होता रहा है। 2015 और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा और 2018-19 में श्री मिर्जियोयेव की भारत से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे। यह महोत्सव चेन्नई में वानविल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में आयोजित किया गया है, जिनकी 138वीं जयंती आज मनाई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में डॉक्टर बीएस राघवन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में बताया। सुब्रमण्य भारती तमिल भाषा के अनोखे एक महाकवि माने जाते हैं। उन्होंने तमिल कविता के माध्यम से सारे तमिलनाडु की आम जनता में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति एक बड़ा उद्वेग जगाया था। उनकी कविता लिखने की पद्धति भी उसकी विशेषता यह थी कि वो सरल सहज भाषा में आम जनता भी आसानी से समझने वाली शैली में थी। महोत्सव के आयोजक के रवि ने प्रधानमंत्री के महोत्सव में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। It is a moment of great pride that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is attending this festival through video conferencing at 4:30 p.m. today and addressing the nation, paying rich tributes to Mahakavi Subramanya Bharati and presenting our prestigious Bharati Award to the great Bharati research scholar Sri C.V. Viswanathan, who compiled the complete works of Mahakavi Subramanya Bharati in 12 volumes. आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र आज रात 9:30 बजे एफएम रेनबो और राजधानी चैनलों पर इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और आकाशवाणी AIR के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। नई दिल्ली में कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी मनचाहे मूल्य पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को सुधार संबंधी जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत को तैयार है। हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक के ठेके पर खेती लंबे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिहार सरकार अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों से अब 200 क्विंटल की जगह 250 क्विंटल धान खरीदेगी। दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों से धान की खरीद सीमा 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल कर दी गई है। सरकार ने कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के योग्य माना है। मौजूदा सत्र में धान का संशोधित खरीद लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इस वर्ष साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,868 रुपए प्रति क्विंटल और ए श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान की गुणवत्ता उसमें मौजूद नमी की मात्रा से निर्धारित की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ,
ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन रातों रात हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि वर्तमान स्थिति पिछले 100 वर्ष से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि इन गैसों के कुल उत्सर्जन में अमेरिका 25%, यूरोप 22% और चीन 13% गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ 3% का है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत को कतई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि वैश्विक घटनाओं में जिम्मेदार प्रतिभागी के रूप में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अभियान में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का हिस्सा पहले भी कम था और अब भी बहुत कम है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत उत्सर्जन की तीव्रता में कमी लाने के प्रति वचनबद्ध है और इसे घटाकर 21% कर दिया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत अगले 10 वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो मंजूर किया था वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड by 33 to 35%. This was a huge commitment, and I'm happy to say that we have already achieved 21%. So remaining 12-13% we'll achieve in next 10 years. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो पेरिस समझौते का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनसे धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम स्तर पर रखने में मदद मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की हाल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत के उत्सर्जन में 2019 में 1.4% की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले दशक में 3.3% की वैश्विक वार्षिक औसत बढ़ोतरी से काफी कम है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के 5 साल पूरा होने के अवसर पर विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और राज्यों के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों से संबंधित सामाजिक आर्थिक जानकारियां संकलित करने के एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रत्येक लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय कार्यक्रमों का लाभ दिलाया जाएगा। पहले चरण में 125 शहरों को चुना गया है। लाभार्थियों का विवरण तैयार करते समय पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें चुनी हुई केंद्रीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। बैठक में कई समझौते होने की संभावना। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत कतई जिम्मेदार नहीं। कहा, जलवायु परिवर्तन हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा। और देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.84% हुई।
केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कथित हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी है। भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर कल पत्थरों, ईंटों और कांच की बोतलों से हमला किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल राज्य अराजकता और अंधकार के दौर में पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी की निंदा करते हुए उनसे टिप्पणी वापस लेने को कहा है। श्री धनखड़ ने कल की घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आज सुबह राजभवन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद राज्य के पुलिस प्रमुख और मुख्य सचिव को सोमवार को तलब किया है। श्री धनखड़ ने कहा कि राज्य में भीतरी और बाहरी लोगों का खतरनाक खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर ऐसी घटना होना शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून का उल्लंघन करने वालों को पुलिस और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या आप ताजा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है और देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 3.71% रह गई है। रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और ये लगभग 3,63,000 रह गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। रोजाना दर्ज किए जाने वाले रोगियों की संख्या भी 30,000 से नीचे बनी हुई है और बीते एक दिन में 29,000 दर्ज की गई। संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है और पिछले लगभग एक महीने से संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की दैनिक संख्या 50,000 से नीचे के स्तर पर बनी हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 94.84% हो गई है। अब तक कल 92,91,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 33,500 लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या पिछले एक पखवाड़े से नए मामलों की दैनिक संख्या के मुकाबले कम बनी हुई है। इस समय देश में महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में 25 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मरीजों की संख्या 15,000 से नीचे है। बिहार में कोविड से अब तक करीब 2,35,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 5,286 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 442 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 595 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1,26,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। इसके साथ ही अब तक बिहार में 1,59,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। त्रिपुरा में कोविड-19 महामारी के रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में 31 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 46 संक्रमित रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। आज रोगियों की संख्या घटकर 352 रह गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड
कोविड-19 के 14 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4008 हो गई है। राज्य के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर 95.14% हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोविड के 798 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,88,000 से अधिक हो गई है। इसी दौरान 13 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या लगभग 11,000 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत कार्यक्रमों की अपनी श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बीते साल की महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी का प्रकोप 2020 की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए जबरदस्त अभियान छेड़ा। भारत में कोविड महामारी का पहला मामला सामने आने के बाद आकाशवाणी समाचार ने नागरिकों को कोविड-19 के बारे में जागरूक बनाने की व्यापक पहल की। लोक सेवा प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने इस साल मार्च में कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत अनेक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए। आज इस श्रृंखला की 250वीं कड़ी प्रसारित की जा रही है। इस फोन इन कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ कोविड-19 से संबंधित श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, मैक्स अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, बेंगलुरु के निमहंस अस्पताल और कई केंद्रों से जुड़े चिकित्सा विशेषज्ञों ने हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। आज कोरोना जागरूकता श्रृंखला की 250वीं कड़ी का प्रसारण करते हुए हम आपको विशेषज्ञों की बेहतरीन सलाह फिर से सुना रहे हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड के लक्षणों के बारे में इस तरह से जानकारी दी। कोरोना एक सिंपल निमोनिया नहीं है, उसके कई और भी लक्षण है, क्योंकि वो शरीर के और कई भाग में भी असर कर सकता है। तो एक लक्षण ये है कि जो हम देख रहे हैं कि बुखार के साथ सिर्फ डायरिया हो सकता है, कि कई दिनों तक डायरिया भी है और कोई जुकाम नजला खांसी नहीं हुई, सिर्फ डायरिया हुआ। कोविड-19 जो है वो कुछ हद तक खून की नाली में भी सोजिश कर देता है और क्लॉटिंग खून में कर देता है, तो इसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। नया लक्षण जो पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है बाहर भी, कि आपका जो स्वाद है वो टेस्ट खत्म हो जाता है और जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। सूंघने में भी लगता है कि आप स्मेल आपकी खत्म हो गई है और जो स्वाद है वो भी खत्म हो जाता है। कोविड महामारी को लेकर गठित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाने के लिए दिए जलाने के महत्व का इस प्रकार उल्लेख किया। कोरोना के विरुद्ध जो हमारी जंग है उसमें हम सब एक हैं, हम में से कोई अकेला नहीं है, सारा देश जुड़ा हुआ है और हम मिलके इस लड़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से जीतेंगे। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए ये सावधानियां बरतने की सलाह दी। जनरली जो वैक्सीन डेवलपमेंट है एक बहुत लंबा समय लेता है, क्योंकि ये महामारी इस समय बहुत तेजी से फैली हुई है, तो सब लोगों को ये होता है कि हम तेजी से इसको वैक्सीन डेवलप करें और जो सरकारें भी चाहती हैं कि वो वैक्सीन जल्दी आए, तो बहुत सी चीजें जो है वेव कर दी गई हैं और वो इमरजेंसी अप्रूवल के तहत जो है प्रोसेस की जा रही है वैक्सीन। लेकिन इसमें इतना जरूरी है कि वैक्सीन देखिए सेफ्टी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी को वैक्सीन से फायदा दे पाए नया भी दे पाए, परंतु सेफ होनी चाहिए, उस वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने देश में कोविड की जांच सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी के बारे में ये जानकारी दी। देश इतना बड़ा है, कहीं भी रहे उसको हम टेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उससे सिर्फ जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको हम पहचान के उसको हम आइसोलेट करने का, जो भी उसके संपर्क में आया है उसके टेस्ट करने के लिए, ये टेस्ट का जो फायदा हुआ है वो आज हमको नजर आता है जब संख्या गिर रही है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एनएन माथुर ने कोविड-19 के टीके को नियामक संगठनों की स्वीकृति मिल जाने के बाद टीकाकरण की प्राथमिकताओं के बारे में ये जानकारी दी। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन।
जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें, अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। पर्वतीय क्षेत्र दुनिया की 15% आबादी का निवास स्थान है और विश्व के जैव विविधता से संपन्न लगभग आधे क्षेत्र इनके अंतर्गत आते हैं। पर्वत विश्व की जनसंख्या के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जरूरत का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का मुख्य विषय है पर्वतीय जैव विविधता। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत अनोखी जैव विविधता वाले हिमालय और इसी तरह की कई अन्य पर्वतमालाओं का देश है। एक वीडियो संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश की सतत विकास की नीति तय करने में पर्वतों की पारिस्थितिकीय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। Mountain is not geographical peculiarity, but it helps in preserving the nature as it is today. And India is fortunate to have lot many of mountains. Himalayan mountains, mountain ecosystem plays important role in shaping the sustainable development strategy of India. It gives birth to biggest rivers of India. With the water generated from Himalaya, 40% of India's population lives thereby. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में फिर से बर्फबारी और बारिश होने की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की ताजा जानकारी देते हुए श्रीनगर के मौसम विभाग ने अगले 24 से 36 घंटों के दौरान फिर से बर्फबारी और बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर तथा सोनमर्ग, जोजिला, द्रास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल भारी हिमपात हो सकता है। हिमपात से जोजिला और मुगल रोड जैसे स्थानों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शाम और रात को वर्षा तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, तापमान 22 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री, अधिकतम 8 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 22 डिग्री के आसपास रह सकता है। शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। लेह में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे, अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, तापमान 5 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। मुंबई और उसके आसपास के रायगढ़, पालघर और ठाणे के कुछ स्थानों पर आज सुबह बेमौसम बारिश हुई। दक्षिण मुंबई के 3 किलोमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल दोनों दिन मुंबई तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कोंकण के तटवर्तीय क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। सरकार ने उस दावे को खारिज कर दिया है कि भारतीय रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण किया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पास तथा छूट जैसी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फर्जी है और केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों ने श्री मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है। मैगजीन ने कल ऑनलाइन प्रकाशित एक लेख में इसकी जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। बैठक में कई समझौते होने की संभावना।
प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत कतई जिम्मेदार नहीं। कहा, जलवायु परिवर्तन हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा। और देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.84% हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।